दोनों बंद कर दो। ओ सो अजीब सी तस्वीर आ रही है। बहरहाल ये एज प्रोसेसिंग देखिए, जहाँ पर सेंसर्स होंगे तो वहाँ पर प्रोबेबली आपको एज प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर आपको चाहिए होगा। आउट ऑफ द बॉक्स कनेक्टिविटी का मसला, डेफिनेशन ये है कि जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि डेटा सोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्विंग लेयर। जिस वक्त जोन सी भी डेटा सोर्स ऐड करना चाहें प्लग एंड प्ले ऐड कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इट मींस, ठीक है। व्हेन यू वांट स्केलेबल स्ट्रीम प्रोसेसिंग, के मेरी सोर्सेज ऐड होती जा रही हैं लेकिन मेरे एनालिटिक्स पे फर्क ना पड़े, और डेटा स्ट्रीमिंग है, उसमें रिटेल का डेटा है जिसमें आपको जैसे मर्ज करना है स्ट्रीम्स को, विंडोइंग करनी है, एग्रीगेट करना है, ये कुछ स्ट्रीम के ऑपरेशंस हैं, तो ये इसके लिए आपको कापा चाहिए होगा। हाँ, तो उसके अलावा व्हेन यू नीड दी ऑपरेशनल बिजनेस रूल्स एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है, उस वक्त आपको चाहिए होगा कि जाहिर सी बात है, ये हमने पढ़ा था ऑपरेशनल इंटेलिजेंस में ये चीज़ आती है। एबिलिटी टू हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तो टिपिकली होता ही स्ट्रीमिंग है, नहीं अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये वो ड्रिफ्ट है जो मैं आपको बता रहा था कि व्हेन यू डिप्लॉय मॉडल इन रियल टाइम, तो उस वक्त फिर मॉडल को रियल टाइम में अपडेट करने की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। उसके लिए भी आपको कापा आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा डेटा गवर्नेंस वगैरह के लेवल पे भी ये जो क्यूरेशन हम कर रहे हैं वो दैट इज पार्ट ऑफ डेटा गवर्नेंस। और रीयूजेबिलिटी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्यूरेशन, तो ये उसमें ही शामिल है बेसिकली, ठीक है। सो दैट इज दीज आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, और अब हमने यूज केसेस देख भी लिए हैं तो इतना मुश्किल नहीं है इन सब चीज़ों को समझना। काफका क्या चीज़ है? काफका बेसिकली लिंक्डइन वालों ने एक सोल्यूशन बनाया था, अब वो 2012 से वो फ्री प्रोजेक्ट है। इट इज़ रिटन इन स्काला एंड जावा लैंग्वेजेस, और ये बेसिकली पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल के ऊपर चलता है। फॉल्ट टॉलरेंट है हडूप की तरह, यानी इसमें आप डेटा की रेप्लिकेशन करते हैं, इसमें क्लस्टर भी होता है। इट इज़ वेरी वेरी फास्ट, इट इज़ वेरी वेरी स्केलेबल एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो काफका का भी क्लस्टर होता है जैसा हडूप का क्लस्टर होता है। ये सारे पीसीज, देखिए आप लोगों की क्लास बड़े गलत टाइम पे होती है, सारे मेरे फ़ोन इस वक्त ही आ रहे हैं। तो इस वक्त असल में लोग सो के उठे हैं ना, 12 कितने 12 बज गए ना, हाँ माशाल्लाह। सुबह का टाइम हमारी इस उम्मत के लिए बड़ी बरकत का टाइम है, और हम लोग जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, 12 बजे तो हम सो के उठते हैं। अगर आप सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें, और उसके बाद से आप ना सोएं, आप अपना काम करें, ऑफिस का काम करें, घर के काम करें, जैसा भी है, सुबह सुबह आपके कितने काम हो जाते हैं। दोपहर का टाइम सोने का टाइम होता है, 1 घंटा आराम करें। तो ये सारी स्ट्रेटजी हमने जो बनाई हुई ना ज़िंदगी की, वो सुन्नत के खिलाफ है। लिहाजा हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं है, सेहत भी अच्छी नहीं है, और ज़्यादा हम अचीव भी नहीं कर पाते हैं एज मुस्लिम्स। वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट मच, दुनिया में भी इतना अचीव नहीं कर पाते जितना गोरे अचीव कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस सुन्नत के मुताबिक ढाली हुई है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम का कि हम लोग लेट उठते हैं। तो कौम लेट उठती है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, ये तो पक्की ढक्की बात है। फिर वो करप्शन ही कर सकती है, और वही हो रहा है हमारे माशरे में, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ आप याद रखें कि काफका जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो इसमें क्लस्टर होता है, और क्लस्टर को मैनेज करने के लिए कौन सी चीज़ होती है भाई, कौन बताएगा? शाबाश। हडूप में क्लस्टर को मैनेज करने के लिए हम एक सर्विस इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं उस सर्विस को? हाइव। नहीं नहीं भाई, क्या हो गया यार? एचबेस। एचबेस था। एचबेस तो डेटाबेस है। क्लस्टर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कि क्लस्टर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सिंक्रोनाइजेशंस करने के लिए, कोऑर्डिनेशंस करवाने के लिए कौन सी सर्विस थी? मैप रिड्यूस। यार हो गया बिग डेटा डिप्लोमा आप लोगों का यार।
वो तो मैप मैप वैल्यू प्रोसेसिंग पैराडाइम है। अगर आपने कोई काम करवाना हो उसके लिए मैप रेड्यूस है। स्पार्क में भी यही है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि क्लस्टर की मैनेजमेंट के लिए एक सर्विस थी जिससे हाइपरवाइजरिंग तो डेफिनेशन पता है। जू कीपर। ज़ूकीपर, यस। हाँ, जू कीपर वो सर्विस है जो कि क्लस्टर की हेल्थ को मेंटेन करती है। इट हैज नथिंग टू डू विद प्रोसेसिंग और स्टोरेज। जू कीपर इज नॉट स्टोरेज। जू कीपर अगर स्टोर करेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ मेटा डेटा स्टोर करेगा क्लस्टर की हेल्थ के बारे में, कि क्लस्टर कौन सा चल रहा है, क्या कहते हैं, किस लोड पे क्लस्टर चल रहा है, कौन सा क्लस्टर मास्टर है, कौन से क्लस्टर नोड्स हैं, स्लेव्स हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मेटा डेटा जो है वो जू कीपर के पास होगी। मैप रेड्यूस, हाइव, एच बेस, ये तो सारे स्टोरेज और प्रोसेसिंग मैकेनिज्म्स हैं भाई साहब। अगर मैंने वेयर हाउसिंग करनी है तो मैं हाइव इस्तेमाल करूंगा। डेटा स्टोर करना है हडूप पे तो मैं एच बेस या कसांड्रा इस्तेमाल करूंगा। प्रोसेसिंग करनी है तो मैप रेड्यूस या स्पार्क यूज करूंगा। लेकिन अगर मैंने क्लस्टर की हेल्थ को मैनेज करना है, मसलन मसलन एक क्लस्टर डाउन हो जाता है, एक नोड गायब हो जाता है, पार्टीशन टॉलरेंस जो मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम। अब इनमें से एक को मास्टर बनाना है, वो कौन बनाएगा? वो जू कीपर बनाएगा। जू कीपर इलेक्शन करवाएगा और एक को वोटिंग में से लेके इसको कहेगा तुम मास्टर हो और बाकी दो स्लेव्स हो गए। ये कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। तो जब भी क्लस्टर होता है हडूप में तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन आमतौर पे जू कीपर ही करता है। तो काफका का भी जो क्लस्टर है वो हडूप का क्लस्टर नहीं है। काफका का क्लस्टर का मतलब है कि आपके पास ये 4-5 पीसीज हैं, ये आपस में एज अ क्लस्टर कनेक्ट हो गए। अब इनकी कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होगी भाई? कोऑर्डिनेशन जैसे हडूप की ज़ूकीपर की थ्रू होती है, तो इनकी कौन सी होगी? इसकी किसके थ्रू होगी? जू कीपर के थ्रू ही होगी। इनका भी वही है। हाँ, काफका का क्लस्टर जो है उसकी कोऑर्डिनेशन भी जू कीपर के थ्रू करवाई जाती है। सर ये जू कीपर कोई मतलब टूल है या ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है? जू कीपर एक टूल है, टूल है, ओके। एक पूरी एपीआई है, अपाची जू कीपर है। और ओके। ये जब भी आप हडूप चलाते हैं तो साथ में जू कीपर भी चलाते हैं। इसी तरह जब भी काफका चलेगा तो साथ में जू कीपर भी चलेगा। वो बाय डिफॉल्ट चलेगा, आपको अलग से चलाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट चल जाएगा वो। ये एम्बेडेड है इसके अंदर। जी जी जी, एम्बेडेड है, बिल्कुल एम्बेडेड है। हाँ सर, मेरा एक और सवाल भी था, वो एमएल का था जो आपने अभी बताया था। सर, एमएल को रियल टाइम में डिप्लॉय करना क्यों मुश्किल काम होता है? एमएल को रियल टाइम में डिप्लॉय करना मुश्किल काम नहीं है, रियल टाइम में लर्न करना मॉडल को मुश्किल काम है, क्योंकि मॉडल लर्निंग इज अ आइटरेटिव प्रोसेस। अच्छा। ये वजह है। तो मैं रियल टाइम में मॉडल लर्न नहीं कर सकता। एक दफा मुझे मॉडल बैकएंड पे लर्न करना पड़ेगा, सही है, और फिर मैं रियल टाइम में उसको अपडेट कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है। ठीक है, जो लोग करते हैं वैसे, लाइक वो किस तरीके से करते हैं वैसे, मॉडल को इसमें रन करना हो? भाई, आपने डेटा साइंस, आपने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया अपने जी। सॉफ्टवेयर हाउस में, टेस्टिंग कर ली, क्लाइंट खुश हो गया, क्लाइंट ने अपने साइट पे डिप्लॉय कर दिया। अब सारा मामला रियल टाइम का है, रियल टाइम प्रेडिक्शंस आ रही हैं। अगर प्रिडिक्शन खराब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि मॉडल को अपडेट करने की जरूरत है। यही मतलब है ना? जी जी। आप लोग मशीन लर्निंग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे यार? मशीन लर्निंग सर पढ़ रहे हैं सर। क्या पढ़ रहे हैं? सर ट्रेनिंग अभी तो डेटा, हमने वो एक्स ट्रेनिंग का ट्रेनिंग डेटा डेटा। के पैटर्न्स के ऊपर ही प्रिडिक्शंस आती है ना। तो जी जी। अगर आपका जो डेटा रियल टाइम, जब आपने टेस्टिंग वगैरह करी, आपने रियल टाइम में इसको डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, अब डेटा आ रहा है लेकिन डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गए हैं, तो जाहिर सी बात है प्रिडिक्शंस खराब हो जाएंगी। अब मुझे जी मॉडल को अपडेट करने की जरूरत है। हाँ, अपडेट करना तो पड़ेगा बिकॉज उसने वो डेटा फीड हाँ, नहीं किया पहले तो इसके अंदर। ये एक अलग साइंस है पूरी ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अलग, ये मुश्किल काम है। इस पे हमारा हाँ। एक पीएचडी स्टूडेंट काम कर रहा है और हमारी इस वक्त हालत हालत पतली हुई हुई है, क्योंकि हम इसका फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है।
और ये काम आसान है कि आप सॉफ्टवेयर हाउस में बैठ के एक मॉडल बना दो और कैगल पे कहो ये मेरी रेटिंग सबसे आगे आ गई, ये हो गया। रियल टाइम में उसको चलाना ज़रा मुश्किल काम होता है, क्योंकि दैट मेक्स मॉडल सेंस। मॉडल ने तो 24 घंटे चलना है ना, हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ तो आप वन टाइम एक्टिविटी कर रहे हैं पाइथन के ऊपर, यहाँ तो मुस्तकिल 24 घंटे रियल टाइम डेटा पे काम होना है। तो बहरहाल ये चीज़ है। सही है, समझ गया। अच्छा, अब हमारे बिग डेटा के प्रॉब्लम्स क्या थे कि डेटा को कलेक्ट कैसे करना है और एनालाइज कैसे करना है। तो दिस कैन बी सॉल्व थ्रू अ मैसेजिंग सिस्टम। मैसेजिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आई वांट टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। उस ट्रांसफर करने के लिए मुझे बीच में कुछ चीज़ चाहिए, उसको हम कहते हैं मैसेजिंग सिस्टम। तो जैसे मेरे पास IoT की सोर्सेज हैं, यहाँ पे मेरे पास डैशबोर्ड है, मैंने डेटा को ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, उसके लिए मुझे मैसेजिंग सिस्टम चाहिए ताकि मैं उसमें कुछ अपना काम कर सकूँ। सही है। तो इसमें बेसिकली हम बनाते हैं क्यूज़। क्यूज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई ये है, आपके पास डेटा है जी, है लाओ जी क्यू में डाल लो, और डेटा है जी, और डेटा आ रहा है, चलो जी वो यहाँ डाल लो, और भी डेटा है जी जी यहाँ पेंट करते जाओ, चलो जी आता जाए आता जाए आता जाए। अच्छा ये डेटा किसको चाहिए जी, मुझे चाहिए जी, ठीक है ये भी ले लो, ये वाले तुम भी ले लो, ये तीसरा बंदा जी मुझे ये चाहिए, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। तो ये मैसेजिंग सिस्टम जो है क्यू, ये मुझे हेल्प करता है टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पार्टी टू दी अदर पार्टी। ये उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये एसिंक्रोनस होता है। एसिंक्रोनस का मतलब ये कि मैं डाल के यहाँ पे बैठ जाऊँ, मेरी मर्जी मैं जिस वक्त उठाऊँ यहाँ से। अहमद जो है उसने डेटा क्यू में डाल दिया, अब सैयद की मर्जी है कि वो जिस वक्त आए और उसको उठा ले, उसकी अपनी मर्जी है। दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। ठीक है, टाइम डिलेज आ सकते हैं तो वो अपने टाइम पे उठा ले, जैसा भी है। मैसेजिंग सिस्टम जो है ना वो बेसिकली जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा। तो ज़रूरी नहीं कि ये जो सैयद है वो ये वाली चीज़ पहले उठाए या वो उठाए, हो सकता है वो ये चीज़ उठा ले, ये चीज़ पहले उठा ले, ये चीज़ बाद में उठा ले, उसकी मर्जी है। दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो इस किस्म के काम को करने के लिए मेरे पास या तो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम होता है या फिर पब्लिश सब्सक्राइब सिस्टम होता है। ठीक है, दो सिस्टम्स होते हैं। उसका मतलब क्या है, ये पहले कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जैसे एप्लीकेशन में उसने कहा हाय, और उसने हाय जो है क्यू में भेज दिया, फिर बी ने हाय पढ़ लिया क्यू से और कहा हाँ यार ठीक है हाय, तो इसने भी हाय यहाँ भेज दिया फॉर एग्जांपल, फिर इसने पढ़ लिया हाँ यार हाय। ये हाय हाय करते रहेंगे इस तरह। ठीक है, ये आपका एक तरह। दूसरा ये कि प्रोड्यूसर एक है पब्लिश सब्सक्राइबर में, कि मैंने कुछ डेटा प्रोड्यूस किया, उसको क्यू में डाल दिया, और ये मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ है, इसने उसको कंज्यूम कर लिया क्यू से। ये वाली चीज़ है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हैं, उनके अपने मैसेजेस हैं, वो यहाँ मैसेज क्यू में डाल रहे हैं, और यहाँ जो रिसीवर है वो मैसेज लेके क्यू से बार बार पढ़ रहा है। अब वो कैसे पढ़ेगा, इसके आप मैकेनिज्म्स डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम मैसेज क्यू कहते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि मैसेजेस एक क्यू में डाले जाते हैं, और एक मैसेज को एक कंज्यूमर पढ़ सकता है, यानी एक कंज्यूमर एक वक्त में सिर्फ एक मैसेज पढ़ सकता है। ठीक है, a particular message can be consumed by a maximum of one consumer only। ठीक है, और जब वो मैसेज पढ़ लिया गया तो बस फिर वो क्यू से डिलीट हो जाता है। पॉइंट टू पॉइंट में ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर हैं, बीच में ये चीज़ है, मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट भेजा, और ये डॉक्यूमेंट आपने यहाँ से पढ़ लिया। जब आपने पढ़ लिया, आपके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं पढ़ सकता। जब आपने पढ़ लिया तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ से डिलीट हो गया। ये पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम होता है। ठीक है, पब सब सिस्टम में क्या होता है कि पब सब सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त मामला ये होता है कि जो भी आपका मैसेज है उसको आप टॉपिक में डाल देते हो। तो मेरा एक मैसेज है तो मैं उसके मल्टीपल टॉपिक्स बना सकता हूँ। मसलन ये मेरा टॉपिक जो है ना, ये है कस्टमर डेमोग्राफिक्स का, और दूसरा मेरा टॉपिक जो है वो है कस्टमर एक्टिविटी का। दो किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने दो किस्म के टॉपिक्स बना लिए। ठीक है, अब क्या है कि जो मैसेज को भेज रहा है उसको हम कहते हैं पब्लिशर, जो मैसेज को पढ़ रहा है रिसीवर उसको हम कहते हैं सब्सक्राइबर। ठीक है, यहाँ पे आपका पब होता है, यहाँ पे आपका सब होता है। अब पॉइंट टू पॉइंट से ये डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि एक बंदा मल्टीपल
टॉपिक्स पढ़ सकता है। पबसब पॉइंट टू पॉइंट में क्या था कि एक बंदा एक वक्त में सिर्फ एक मैसेज पढ़ सकता है। पबसब के अंदर एक सब्सक्राइबर एक वक्त में मल्टीपल मैसेजेस पढ़ सकता है, और मैसेज पढ़ने के बाद मैसेज डिलीट नहीं होता। इसकी केबल टीवी की मिसाल है कि केबल टीवी वालों ने 80 चैनल लॉन्च किए और 3 घर हैं, तो 3 घरों ने, किसी ने 60 चैनल ले लिए, किसी ने 70 ले लिए, किसी ने 80 ले लिए, तो वो मल्टीपल उन्होंने टॉपिक्स पे सब्सक्राइब किया हुआ, मल्टीपल चीज़ उनको एक ही वक्त में तीनों को मिल रही है। पॉइंट टू पॉइंट अगर होता तो एक वक्त में एक बंदा सिर्फ एक चैनल को देख सकता। ठीक है, सही है, क्लियर हो गई बात ये? काफका के अंदर हम पबसब यूज करते हैं एज अ मैसेजिंग सिस्टम, यानी क्यू तो बनती है लेकिन पबसब मॉडल के ऊपर है। ठीक है। इसकी मजे की बात यह है कि बिग डेटा को ये मैनेज कर सकती है और बहुत हाई स्पीड को ये सपोर्ट करती है। ऑनलाइन मैसेजिंग हो या ऑफलाइन मैसेजिंग हो, काफका आपका चलता रहेगा। काफका के मैसेजेस जो है ना वो डिस्क पे रखे जाते हैं और उनको फॉल्ट टॉलरेंस के लिए रेप्लिकेट किया जाता है। ठीक है, काफका जो है ना ज़ू कीपर के ऊपर चलती है और अपाची स्टॉर्म या स्पार्क स्ट्रीमिंग के साथ प्रोसेसिंग करके क्यूरेशन का डेटा क्रिएट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें कि प्रोड्यूसर 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 उन्होंने काफका को दिया, काफका के साथ स्पार्क स्ट्रीमिंग चल रहा है, यहाँ पर आपका डेटा हुआ, ये पे सारे इनका आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। फिर जब सब कुछ हो गया तो फिर आपने डेटा जो है ना सर्विंग लेयर में डाल दिया और सर्विंग लेयर से फिर आपने फ्रंट एंड्स पे डाल दिया, जिसमें यहाँ पर S3 है और आपका MongoDB है, स्नोफ्लेक है, HDFS है, जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। ये एक दूसरा आर्किटेक्चर है कि जिसमें आपने काफका में ये आपका IoT आ रहा है, IoT सारा डेटा काफका में इकट्ठे आ रहा है, काफका ज़ूकीपर को इस्तेमाल कर रहा है, साथ में स्पार्क स्ट्रीमिंग है। स्पार्क स्ट्रीमिंग के सारे रिजल्ट्स जो है ना आपने अपाची कैसेंड्रा में डाले और फिर इन वेब टेक्नोलॉजीज के थ्रू आपने डैशबोर्ड मोबाइल टैबलेट पे बना के दिखा दिया। ठीक है, ये बेसिक आर्किटेक्चर्स अब यही चल रहे हैं इस वक्त। काफका के अंदर जो आपको चीज़ मिलती है वो फॉल्ट टॉलरेंस की वजह से रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, आपको डेटा लॉस नहीं होता क्योंकि लॉग यूज करता है, तो इट परसिस्ट द डेटा ऑन डिस्क एज फास्ट एज पॉसिबल, तो जल्दी भी करता है और डेटा लॉस भी नहीं होता। परफॉर्मेंस इसकी बहुत हाई है, मतलब 2 मिलियन राइट्स पर सेकंड कर सकता है ये, 2 मिलियन राइट्स पर सेकंड इन इट्स मैसेज क्यूज, बहुत तेज है। सारा डेटा आपका हार्ड डिस्क पे चला जाता है, सॉरी रैम में। ऑल द राइट्स गो टू द पेज कैश ऑफ द रैम। के डिस्क पे तो हो सकता है इसका बैकअप बन रहा हो हार्ड डिस्क के ऊपर या सॉलिड स्टेट ड्राइव के ऊपर, लेकिन जो भी डेटा है वो रैम में जाके आपका उसकी जो पेज कैश में स्टोर होता है, तो उससे आपकी इतनी स्पीड आ जाती है कि रिलायबिलिटी भी आ जाती है कि डेटा लॉस भी नहीं होगा और वहाँ से डेटा आपको नेटवर्क्स में भेजना भी आसान हो जाता है। तो बेसिकली जीरो लॉस है, देयर इज जीरो डेटा लॉस एज फार एज काफका इज कंसर्न। ठीक है, तो काफका गारंटीज लो लेटेंसी मैसेज डिलीवरी, फॉल्ट टॉलरेंस भी हो जाती है, मशीन फेलियर हो, ये तो हम कैप थ्योरम में पढ़ चुके हैं, हैंडल्स अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स कंज्यूमर्स, पब्लिशर सब्सक्राइबर जितने भी हों वो आपका कर देता है। अब ये इसका बेसिकली मॉडल है। इसमें होता ये है कि प्रोड्यूसर आर द डिफरेंट IoT स्ट्रीम्स या द रियल डेटा स्ट्रीम्स, कंज्यूमर्स आर द डिफरेंट पीपल, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ CIO, CEO एक्सेट्रा। हर प्रोड्यूसर जो है ना वो बेसिकली डेटा प्रोड्यूस करता है जिसको हम किसी टॉपिक के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी दी हैं। टॉपिक के अंदर पार्टीशंस होते हैं। पार्टीशन क्या होती है? पार्टीशन बेसिकली लिस्ट एरे होती है। एक टॉपिक के हजारों पार्टीशंस हो सकते हैं। जैसे मैं एक टॉपिक बना लूँ कस्टमर डेमोग्राफिक्स, तो इस टॉपिक के अंदर मेरी हजारों कस्टमर्स की डेमोग्राफिक्स स्टोर हो सकती है इन हजारों पार्टीशंस। हर पार्टीशन चूंकि एक एरे होता है, क्यू होती है सॉरी, तो उसका एक ऑफसेट होता है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, ये बात जरा ध्यान से सुनने की है। जितनी पार्टीशंस होती हैं, एक तो ये कि जो मेरा डेटा है उसको मैं टॉपिक्स में डिवाइड कर सकता हूँ। हर टॉपिक के अंदर मेरे पास हजारों पार्टीशंस हो सकती हैं जिसमें मैं अपना डेटा स्टोर करता हूँ ताकि कंज्यूमर उसको पढ़ सके। ठीक है, तो हर पार्टीशन की एक ऑफसेट होती है कि अभी तक तुमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, अभी तक फिर तुमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। यानी काफका इस चीज को मैनेज नहीं कर सकता कि तुमने कहाँ से पढ़ा है, वो कंज्यूमर को खुद मैनेज करना पड़ता है। काफका का जो ये पूरा काफका का जो एक ब्रोकर है
इसको नहीं पता होता कि किसने कितना डेटा पढ़ा है। ये क्या करता है कि ये आपको मार्कर देता है, जैसे किताब होती है ना, किताब का मार्कर होता है, यार मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था, यहाँ तक पढ़ लिया, चलो जी बुक मार्क डाल दो, खुद बुक मार्क डालो। तो काफका के अंदर काफका को नहीं पता होता कि कंज्यूमर ने कहाँ से कहाँ तक डेटा पढ़ा है। कंज्यूमर उसको बताता है भी मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, तो काफका अपनी फिर ऑफसेट्स को अपडेट कर देता है। तो अगेन मैं बताता हूँ कि डेटा को टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है। हर टॉपिक के मल्टीपल हजारों पार्टीशंस हो सकते हैं। हर पार्टीशन एक मैसेज क्यू है जिसमें राइट करना होता है डेटा को, और उसका ऑफसेट आपको दिया होता है। जैसे इस केस में हमारे पास 3 पार्टीशंस हैं और उसके मल्टीपल ऑफसेट्स उन्होंने डिफरेंट उसके बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब काफका एक्चुअली ये पूरा काफका, ये काफका के ब्रोकर्स हैं। दिस इज द काफका क्लस्टर। इस वक्त काफका क्लस्टर के अंदर 3 आपके पास नोड्स हैं। वन ऑफ देम इज द मास्टर नोड, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है ना, तो ये बेसिकली ये लीडर है और ये दोनों उसके स्लेव्स हैं। ठीक है, एक लीडर के पास मल्टीपल पार्टीशंस हो सकते हैं और इसी तरह एक फॉलोअर के पास भी मल्टीपल पार्टीशंस हो सकते हैं। हर पार्टीशन का रेप्लिका बनाया जाता है क्योंकि फॉल्ट टॉलरेंस मौजूद है, वो काफका उसको खुद ही मैनेज करता है। यहाँ नीचे इसका ज़ू कीपर चल रहा होता है। तो काफका के हर ब्रोकर के ऊपर, ये सारे ब्रोकर्स हैं, हर नोड को ब्रोकर कहते हैं, काफका के हर ब्रोकर के ऊपर मल्टीपल पार्टीशंस मैनेज हो सकती हैं, लेकिन उन पार्टीशंस की राइटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीडर मैनेज करता है। जो राइट है और रीड भी जो मैनेजमेंट होती है उसकी, वो लीडर के थ्रू की जाती है। तो अगर इस पार्टीशन को मैंने राइट करना है तो वो भी लीडर के थ्रू करवाया जाएगा काम, जैसा कि आम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होता है। ठीक है, अब अगर कंज्यूमर को कोई डेटा, मतलब कंज्यूमर को P1 चाहिए, P2 चाहिए कंज्यूमर 1 को, तो ये बेसिकली कंज्यूमर 1 कहता है कि मैं सब्सक्राइब करता हूँ P1 पे और P2 पे। अब P1 P2 में जब भी कोई चेंज होगा तो कंज्यूमर को बताया जाएगा भाई चेंज हुआ है। कंज्यूमर कहेगा मुझे चेंज बताओ, इसको ऑफसेट दे दिए जाएंगे। ऑफसेट जब दे दिए जाएंगे वो ऑफसेट को पढ़ेगा, बताएगा मैंने पढ़ लिया। फिर यहाँ पर पार्टीशन के ऑफसेट्स को चेंज कर दिया जाएगा कि भाई इतना डेटा पढ़ लिया गया, अब अगला डेटा पढ़ने का ये है। इस तरह से पूरा वर्क फ्लो आपका जो है चलता रहेगा जब तक कि कंज्यूमर कहेगा बस मुझे और डेटा नहीं चाहिए। और अगर वो बस नहीं कहेगा तो कोई मसला नहीं है, पीछे से डेटा आता रहे, जहां से डेटा पढ़ता रहे, रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट होते रहे। तो काफका का जो ब्रोकर है वो स्टेटलेस होता है, उसकी कोई अपनी स्टेट, उसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है ना, इसीलिए हमें यहाँ पर ऑफसेट्स की जरूरत है। अगर एक ब्रोकर डाउन हो जाता है, मसलन ये लीडर गायब हो गया पार्टीशन टॉलरेंस में, नेटवर्क का ट्रैफिक खराब हुआ, ये लीडर हाथ से निकल गया, ठीक है, अब जू कीपर इसको इंश्योर करता है कि ये वाला मसलन लीडर बन जाए, ये फॉलोअर बन जाए। अब जू कीपर क्या करता है, जू कीपर सारे प्रोड्यूसर्स को बता देता है कि भाई यहाँ पर मसला हो गया है, यहाँ पर ब्रोकर्स चेंज हो गए हैं, तुम दोबारा से बताओ कि तुम्हें डेटा भेजना है कि नहीं भेजना, मेरे पास ये 2 ब्रोकर्स हैं। जू कीपर ये बताता है। ये लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करके अपना डेटा फिर इन फॉलोअर्स को, इन ब्रोकर्स को देना शुरू कर देते हैं। उनको, इस प्रोड्यूसर्स को इस बात की परवाह नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 2 नोड रह गए हैं, इनकी पावर इतनी नहीं है, ये सर्वर मशीनें नहीं है, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। उनको परवाह सिर्फ इस चीज़ की है कि यहाँ पे आर्किटेक्चर चेंज हुआ है, हमें तो अपना डेटा भेजना है। तो वो फायरिंग करते हैं अपने डेटा की, इस बम्बार्डमेंट करते हैं इस क्लस्टर के ऊपर, और इसी तरह आपके टॉपिक्स और पार्टीशंस मैनेज होते हैं। और यहाँ पर कंज्यूमर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेसिकली उनको अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो प्रोड्यूसर जो है वो पार्टीशंस को, टॉपिक्स को पब्लिश करते हैं, कंज्यूमर्स पार्टीशंस को कंज्यूम करते हैं। ये अपेंड ओनली लिस्ट होती है, इसमें डेटा अपेंड होता चला जाता है जैसा कि आपके दूसरे केसेस में होता है। सही है, बेसिक आइडिया क्लियर हो गया? जी सर। एक ब्रोकर के पास मल्टीपल पार्टीशंस हो सकते हैं और इसमें प्रोड्यूसर को कोई सरोकार नहीं होता। एक प्रोड्यूसर जो है वो मल्टीपल पार्टीशंस उसकी होती हैं, उसने एक पार्टीशन को एक ब्रोकर, आमतौर पे तरतीब होती है कि एक पार्टीशन एक ब्रोकर को दे दो, लेकिन ओवरऑल एक ब्रोकर के पास मल्टीपल पार्टीशंस भी हो सकती हैं। एक सब्सक्राइबर की एक पार्टीशन एक ब्रोकर को दे दी जाती है, ये एक तरतीब होती है, लेकिन ओवरऑल एक ब्रोकर के पास मल्टीपल पार्टीशंस भी हो सकती हैं। ये कहानी है, ये उसकी जनरलाइज डायग्राम है। प्रोड्यूसर्स जो है ना वो पब्लिश करते हैं, पुश करते हैं काफका क्लस्टर को। काफका क्लस्टर में मुख्तलिफ ब्रोकर्स होते हैं जिनमें से एक लीडर होता है, बाकी फॉलोअर्स होते हैं।
नीचे ज़ूकीपर चल रहा होता है, यहाँ पर आपके डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है पार्टीशंस को। जैसे ही पार्टीशन में कोई चीज़ चेंज होती है, कंज्यूमर्स को बता दिया जाता है, वो आकर डेटा को पढ़ना शुरू कर देते हैं, बता देते हैं मैंने पढ़ लिया, फिर यहाँ पर ऑफसेट बदल दिया जाता है। देखें यहाँ लिखा हुआ अपडेट ऑफसेट, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। और ये फिर आपका वर्क फ्लो है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्क फ्लो क्या है? प्रोड्यूसर सेंड मैसेज टू अ टॉपिक एट रेगुलर इंटरवल्स, कंज्यूमर सब्सक्राइब टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। जब काफका को मैसेजेस रिसीव होते हैं प्रोड्यूसर से, वो मैसेजेस कंज्यूमर्स को दे देता है, कंज्यूमर मैसेजेस को पढ़ते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और एक्नॉलेजमेंट काफका को दे देते हैं। जब काफका को एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो वो ऑफसेट को चेंज कर देता है और ज़ूकीपर को बता देता है। सारे ऑफसेट ज़ूकीपर मेंटेन करता है क्योंकि काफका के ब्रोकर के पास कोई स्टेट नहीं होती अपनी, ऑफसेट सारे ज़ूकीपर मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। ये चलो चीजें चलती रहेंगी जब तक कि कंज्यूमर अपने रिक्वेस्ट को वो खत्म नहीं कर देता। बाकी जो डिटेल है वो आपको मैं ऑलरेडी जनरल लेवल पे समझा चुका हूँ, आपको बेसिक आइडिया बेसिकली समझना है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है ना वो 100 मिली सेकेंड इंटरवल्स के ऊपर भी नए मैसेजेस के लिए रिक्वेस्ट यानी कर सकता है, सही है नहीं? अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें, काफका का क्लस्टर है, आपने टॉपिक इनपुट किया, आपने अपने डेटा को टॉपिक में डिवाइड किया, टॉपिक इनपुट किया, ये आपका स्ट्रीम प्रोसेसिंग सिस्टम है। अब ये टॉपिक हो सकता है जैसे कस्टमर का यूजेज, कार्ट यूजेज बिहेवियर के, कार्ट में कस्टमर क्या कर रहा है, उसके कार्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये उसका टॉपिक हो सकता है। तो मेरे कार्ट के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है मैं उसको प्रोसेस करवाना चाह रहा हूँ यूजिंग अपाची स्पार्क स्ट्रीमिंग। तो मैंने स्पार्क स्ट्रीमिंग के मुख्तलिफ जॉब्स बनाए, अपना डेटा वो किया, उसको मैंने आउटपुट यहाँ पे करवाया और फिर क्वेरीज के थ्रू सर्विंग लेयर पे मैंने उसको क्वेरी करवा लिया। ये चीज बात की समझ में आई है कि नहीं? इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि ये आपके डेटा सोर्सेज हैं आईओटी के, ये आपने काफका को उस पर कनेक्ट किया, ये काफका की स्ट्रीम्स आपके सामने नजर आ रही हैं आपको, ये अपाची काफका के डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, ये 4 ब्रोकर्स चल रहे हैं। और ये जो ब्रोकर्स हैं ये बेसिकली ये आपके वो क्या कहते हैं काफका का क्लस्टर है जो ज़ूकीपर पे चल रहा है। और अब ये नई चीज आ गई के एसक्यूएल के स्ट्रीम्स, ये प्रॉब्ली ये है कि काफका के ऊपर, या ये काइनेसिस भी हो सकता है। बहरहाल ये काफका के ऊपर ये कुछ 2 नए सॉफ्टवेयर मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, क्या आप उसके ऊपर काफका के रिजल्ट्स के ऊपर एसक्यूएल वगैरह भी रन कर, ये मुझे थोड़ा सा टेकअप करना पड़ेगा, मैंने टेकअप नहीं किया। तो बहरहाल ये अब बेसिक आर्किटेक्चर जो है ना वो आपको अब समझ में आ गई है कि किस तरह का बनेगा। ये पूरा आप समझ लें कापा आर्किटेक्चर ही चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने S3 भी डाला हुआ है, ये भी डाला हुआ है, ब्लॉब स्टोरेज भी डाला हुआ है, तो डेटा मैं प्रोसेस करके मैं यहाँ पर डाल भी सकता हूँ, सही है। तो पीछे से स्ट्रीम आई, उसको पब्लिश किया गया, काफका को दे दिया गया, काफका ने उसको टॉपिक्स में डिवाइड किया, उसके बाद टॉपिक्स के मजीद पार्टीशंस बना दिए गए। एक टॉपिक के बहुत सारे पार्टीशंस बनाए जा सकते हैं, वो सारे पार्टीशंस, हर पार्टीशन का रेप्लिका क्रिएट होता है यूजिंग फॉल्ट टॉलरेंस, और वो काफका के क्लस्टर के ऊपर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। जबकि कंज्यूमर जो है वो एक सब्सक्राइब मैसेज भेज सकता है कि फलां पार्टीशन से मुझे डेटा चाहिए या फलां टॉपिक के सारे पार्टीशंस का मुझे अपडेट चाहिए। तो कंज्यूमर जो है जब किसी टॉपिक का कोई भी पार्टीशन चेंज होगा तो कंज्यूमर को बेसिकली बेल की जाएगी कि भाई आप आके डेटा को पढ़ लें। तो कंज्यूमर जो है वो डेटा को पढ़ेगा और डेटा को पढ़ने के बाद वो डेटा को प्रोसेस करके और फिर जो है ना वो बता सकता है काफका को भी मैंने इसको प्रोसेस कर लिया है, अब तुम अगला डेटा मुझे देना। तो वो फिर काफका के क्लस्टर में जाके जो ऑफसेट्स होते हैं उनको फिर अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि फिर अगला अपडेट कस्टमर को दिया जाए, पुराना अपडेट कस्टमर को ना दिया जाए। अलबत्ता ये है कि ज़ूकीपर सारे ऑफसेट्स का ख्याल रख रहा होता है, तो अगर पुरानी स्ट्रीम्स आपने दोबारा से रीप्रोसेस करनी हो तो वो आप स्ट्रीम दोबारा से रीप्रोसेस कर सकते हैं कि पुरानी स्ट्रीम कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे ख़त्म हो रही थी, वो ऑफसेट ज़ूकीपर के पास मेंटेन होता है, ताकि कल कलाम को जब आप कोई अपनी प्रोसेसिंग की
अपनी जब आप कल कल को प्रोसेसिंग का एल्गोरिथम या अप्रोच चेंज करें तो वो सारे के सारे पुराने डैशबोर्ड्स भी अपडेट किए जा सकें। अगर जू कीपर ये स्टेट मेंटेन नहीं करेगा, ये क्यूरेशन नहीं करेगा, तो फिर आपके पास डेटा लॉस हो जाएगा। तो पता चला कि ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ वो डेटा को फेंकता चला जा रहा हूँ, फेंकता चला जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। डेटा जो है ना वो काफका के अंदर कदरे लंबे टाइम के लिए रहता है, ताकि मैं अगर उसको मुझे बाद में अपडेट करने की भी जरूरत पड़े तो मैं अपडेट उसको कर सकूँ, क्योंकि क्लस्टर है ना, तो क्लस्टर के ऊपर तो मैं करोड़ों डेटा पॉइंट स्टोर कर सकता हूँ। जैसे हडूप के क्लस्टर के ऊपर मैं आराम से टेराबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट कर स्टोर कर सकता हूँ। इसी तरह मैं काफका क्लस्टर के ऊपर करोड़ों डेटा पॉइंट स्टोर कर सकता हूँ, और मुझे कोई कबाहत नहीं होगी, चाहे मैं 10 घंटे के लिए रखूँ, 15 घंटे के लिए रखूँ, 3 दिन के लिए रखूँ, 6 दिन के लिए रखूँ। मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं 6 दिन तक स्ट्रीमिंग डेटा स्टोर कर सकता हूँ, उसके बाद मैं उसको आर्काइव कर सकता हूँ। तो ये मुझे पॉलिसी गवर्नेंस के थ्रू बनानी पड़ेगी कि किस तरह होता है, लेकिन बेसिक पॉलिसी यही है जो मैंने आपको बताई है। अब ये आप यहाँ पर देख लें कि ये आपके IoT डेटा सोर्सेज हैं सारे, मोबाइल वगैरह, ये काफका के थ्रू अपने, ये फ्लूम के थ्रू आपने लॉग वगैरह पकड़ा, और उसके बाद आपने स्पार्क स्ट्रीमिंग किया, और स्पार्क स्ट्रीमिंग में ज़रा प्लीज़ होल्ड कीजिएगा एक मिनट। तो या तो कहाँ थे हम? हाँ, हम यहाँ थे, स्पार्क स्ट्रीमिंग हो गया, और फिर हाँ, अब ये ज़रा बताएं आप लोग ना, ये मज़ा आया ना। नाउ यू टेल मी के यहाँ से क्या हो रहा है। ये क्लाउडेरा का इमेज है। आई गॉट दीज डिफरेंट सोर्सेज, मैंने डेटा इंजेस्ट किया। अपाची फ्लूम जो है ना वो भी एक आप समझ लें कि लॉग्स की प्रोसेसिंग का टूल है। तो प्रोसेस करके मैं डेटा काफका को दे सकता हूँ। अगर वेब सर्वर लॉग्स हैं, रियल टाइम में मैंने करना है, तो मैं इसको किसी तरह जल्दी करके काफका को दे सकता हूँ। उसके बाद मैंने स्पार्क स्ट्रीमिंग दी, फिर दोबारा काफका को दे दिया। ये क्या बात हुई? जी, शाबाश। कौन बताएगा? अमार जमशेद। सर क्लाउडेरा में सर ये जो हो रहा है, ये हाडूप डेटा फ्रेम सर्विस, सॉरी एचबीएस में सर स्टोर हो रहा है डेटा सारा, एचजीएस में वो ट्रांसपोजिशन हो रहा है सारा, लाइक एक जगह से निकल के वहाँ पे स्पार्क स्ट्रीमिंग में स्टोर हो रहा है। और नहीं, एचडीएफ, एच हाँ बेस में तो एच बेस में तो स्टोर हो रहा है रिजल्ट। जी जी, लाइक हमने पढ़ा था कि सर्विंग लेयर का एक डेटाबेस जो है ना वो एच बेस है, तो ये तो सर्विंग लेयर में जा रहा है ना। हाँ लेकिन स्पार्क स्ट्रीमिंग से डायरेक्ट जा रहा है। हाँ, मतलब जो चीज प्रोसेस हो गई यहाँ से मैं डैशबोर्ड बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये तो लग रहा है कि रिपोजिटरी है एक, हम्म, यहाँ तो कोई डैशबोर्ड नहीं है। हाँ डैशबोर्ड तो यहाँ है। ये तो मैं सर सर ये सिर्फ काफका एक का टेस्ट, सॉरी आर्काइव आर्काइव के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये काफका में क्या जा रहा है? सारे सर ये पब सब तो नहीं हो रहा? जी, सर वो जो पब सब पढ़ा था हमने, सेंड रिसीव। अरे भैया, जब ये यहाँ पे पब भी काफका लगा तो पब सब तो यहाँ भी लगेगा, जब यहाँ लगा तो यहाँ भी लगेगा। तो मतलब जहाँ काफका इस्तेमाल होगा वहां पे पब्लिशर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे। इस इस काफका का पब्लिशर कौन है, बताएं मुझे जल्दी जल्दी ये बताएं डेटा भाई। सोर्सेज है ना? ये डेटा सोर्सेज स्पार्क पब्लिश, स्ट्रीमिंग। नहीं नहीं, जो डेटा इसको दे रहे हैं काफका को, वो कौन है? पब्लिश कौन कर रहे हैं डेटा को? ये वेब हो गया ये या पावर मोबाइल हो बीआई। गया, अरे भाई, ये जितनी भी इस डेटा काफका सोर्सेज के है ये पब्लिशर है ना? हाँ, ये डेटा सोर्सेज पब्लिशर हैं, ये डेटा काफका को दे रहे हैं, ये पब्लिश कर रहे हैं डेटा। और डेटा पब्लिश किस में होता है? टॉपिक्स में। टॉपिक्स के बाद क्या बनते हैं जी? पहले काफका का डेटा होता है, डेटा को टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है, कैटेगरीज में। टॉपिक्स के बाद क्या बनता है जी? क्लस्टर, पार्टीशंस। भाई अभी तो बताया है, पार्टीशंस। अभी से भूल गए क्या? वो जो असल जो मैसेज क्यू बनती है वो तो पार्टीशन कहते हैं उसको। जी जी, ठीक है, तो इसका अच्छा, इस काफका का कंज्यूमर कौन है? स्पार्क क्लाउड, स्ट्रीमिंग और एचडीएफएस।
हाँ, HDFS और स्पार्क स्ट्रीमिंग इसके कंज्यूमर हैं, जिनको हम फिक्टिशियस यूजर समझ लें कि मैंने बेसिकली डेटा को काफका से प्रोसेस करवा के और HDFS में उसको स्टोर करना है, ठीक है। बल्कि सर हो ये अगर नहीं 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 भाई नहीं, यहाँ पे हो ये रहा है कि पहले आपका IoT सोर्सेज से डेटा सारा पब्लिश होके काफका के क्लस्टर में, ब्रोकर्स में, पार्टीशंस में स्टोर हुआ, और उसके बाद मैंने अपाची फ्लूम इस्तेमाल किया। अपाची फ्लूम मेरा ख्याल में इसका सब्सक्राइबर है, क्योंकि अपाची फ्लूम करता ये है कि डेटा को, लॉग्स को एनालाइज करके उससे इंफॉर्मेशन निकालता है। तो रियल टाइम डेटा को संभालने के लिए मैंने काफका में उसको पब्लिश करवा दिया टॉपिक्स में, और उन टॉपिक्स को किसने सब्सक्राइब किया? अपाची फ्लूम ने। अपाची फ्लूम ने डेटा पकड़ा, उसको प्रोसेस किया थ्रू स्पार्क स्ट्रीमिंग, और प्रोसेस करने से पहले अपाची फ्लूम ने वो डेटा जो काफका ने आउटपुट पे दिया है वो HDFS में फॉर सेफ्टी पर्पसेस स्टोर कर दिया बैकअप के तौर पे। तो ये बेसिकली मेरा स्ट्रीमिंग डेटा यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली HDFS और स्पार्क स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि हडूप हमारा चल रहा है, यहाँ पे मेरा पूरा हडूप चल रहा है। समझ में आ गई बात की? हाँ, जरा ध्यान रखिएगा। काफका से डेटा मैंने सब्सक्राइब किया, और सब्सक्राइब करने के बाद मैंने उसको स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू लॉग एनालिसिस किया, यानी अपाची फ्लूम के थ्रू मैंने एक्सट्रैक्ट किया, और उस पर जो मैंने स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू प्रोसेसिंग करवानी थी लॉग बेस्ड डेटा की वो की। एट द सेम टाइम प्रोसेसिंग करवाने से पहले जो फ्लूम का डेटा था वो मैंने यहाँ पर HDFS में स्टोर कर दिया ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे। ये मेरे पास ऑप्शनल होता है, लेकिन हम ये बात कर चुके हैं कि काफका के अंदर भी डेटा कुछ अरसे तक पड़ा रह सकता है, क्योंकि ये भी पूरा क्लस्टर चल रहा है ज़ूकीपर के ऊपर। ये तो बात कंफर्म हो गई ना अब, ठीक है। तो बहरहाल मैंने इस केस में मैंने ये किया कि फ्लूम का जो डेटा है वो मैंने सेफ्टी पर्पसेस के लिए HDFS में डाल दिया, इससे पहले कि मैं उसको वो करवाऊँ स्पार्क स्ट्रीमिंग। और स्पार्क स्ट्रीमिंग करवाने के बाद भी मैंने HDFS में डेटा स्टोर किया। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ कि एनालिसिस करते चले जा रहा हूँ और साथ ही मैं डेटा को स्टोर भी करते चले जा रहा हूँ। अब स्पार्क स्ट्रीमिंग का जो आउटपुट है वो HDFS में, अब HDFS में क्या स्टोर हो गया? जी ये डेटा था, ये एनालिसिस है, जी ये डेटा था, ये एनालिसिस है, जी ये डेटा था, ये एनालिसिस है। ये सारी चीजें HDFS में स्टोर हो रही हैं। उसके साथ ही जो लॉग्स की जो आउटपुट है प्रोसेसिंग की, वो मैंने पब्लिश करवा दी काफका क्लस्टर में। क्यों पब्लिश करवा दी जी? इसलिए पब्लिश करवा दी क्योंकि मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जिनको ये डेटा चाहिए। अब आपको समझ में आई काफका मुझे क्यों इस्तेमाल करना है? काफका इस्तेमाल ही उस वक्त होता है जब मेरे पास मल्टीपल पब्लिशर्स हों, मल्टीपल सब्सक्राइबर्स हों, और उनके दरमियान मेरी कम्युनिकेशन मुझे मैनेज करनी हो। तो मुझे स्पार्क स्ट्रीमिंग का डेटा मल्टीपल एप्लीकेशंस तक पहुंचाना है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स तक या मल्टीपल लोगों तक पहुंचानी है। इससे बेहतर क्या बात हो सकती है कि मैं यहाँ पे काफका कर लूँ, स्पार्क स्ट्रीमिंग का जो डेटा था उसको मैं टॉपिक्स में, पार्टीशंस में डिवाइड करूँ, काफका के दूसरे क्लस्टर के थ्रू उसको मैनेज करवाऊँ, और फिर हर एप्लीकेशन अपने अपने पसंद की चीज़ों को सब्सक्राइब करके उसके अपडेट्स ले ले। तो एक काफका क्लस्टर इस्तेमाल हो गया IoT डेटा को संभालने के लिए, दूसरा काफका क्लस्टर इस्तेमाल हो गया स्पार्क स्ट्रीमिंग को मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। और ये बात आप याद, एक मिनट, ये बात आप याद रखिएगा कि स्पार्क स्ट्रीमिंग एक एनालिसिस नहीं करता। I can have maybe 5 different things coming from here. I have 5 different publishers of the results, and I have like maybe 10 different applications. So therefore such an application is highly needed. जी आप पूछें सवाल। सर जस्ट
टू अंडरस्टैंड, हम ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम हम जो काफका यूज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करके उनको अलग अलग कंटेनर में प्लेस कर दें, और सेकेंड टाइम जो है हम फिर उन टॉपिक्स के अगेंस्ट जो एंड यूजर को एक कंपाइल्ड मतलब डेटा चाहिए या जो भी विजुअलाइजेशन चाहिए उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ऐसा ही है? जी जी, ये रॉ डेटा के लिए काफका क्लस्टर है, ये प्रोसेस डेटा के लिए काफका क्लस्टर है। ओके। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि मैं काफका को दोबारा इस्तेमाल करूं, क्योंकि मेरे पास आमतौर पे एक ही यूजर होता है मेन, जिसको मुझे डैशबोर्ड दिखाना होता है रियल टाइम का। या अगर दो यूजर्स भी हैं तो मैं डायरेक्टली उनको कनेक्ट करवा दूंगा स्पार्क स्ट्रीमिंग के सर्वर से जहां पे रिजल्ट आ रहा है, या एचबेस से कनेक्ट करवा सकता हूं उनको डायरेक्टली। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल आउटपुट्स आ रही हैं और मेरे पास यहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें फिर काफका क्लस्टर को इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर चीज है, क्योंकि वो मैनेज बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। और चूंकि हम यहाँ पे फ्लूम की बात करें, तो फ्लूम का मतलब होता है कि लॉग का एनालिसिस, वेब सर्वर लॉग्स जैसे होती है ना, कोई भी लॉग डेटा होता है, मशीन का लॉग डेटा है, सर्वर का लॉग डेटा, तो वो अच्छा खासा डेटा होता है जिसके अंदर से आप अच्छे खासे रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन के हमें जो है ना ये दोबारा से यहाँ पर काफका क्लस्टर इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आ रही है, ये रीजन है। ठीक है, तो दैट इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब ये कि मैं आपको एक क्विज में अपलोड करने लगा हूँ, ठीक है? तो क्विज में अभी आपको बस उस पर देता हूँ ग्रुप के ऊपर, आपने क्विज 1:15 तक मुझे जमा करवाना है, ठीक है? अभी थोड़ा सा टाइम आपके पास है, तो मैं ये प्रेजेंटेशन भी अपलोड, चले 1:30 तक मैं टाइम कर दूं कि 1:30 तक आपने मुझे क्विज को ईमेल करके देना है, सही है? तो मैं अभी आपको ग्रुप पे भेजने लगा हूँ क्विज। तो आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।